Hello students, today we will discuss the first chapter of civics, the Indian Constitution। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, 6 क्लास में, 7th में भी आपने इसके बारे में जाना होगा, तो आज हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे कि भारतीय संविधान की ज़रूरत क्या है। तो आज हम इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वाई डज़ ए कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। किसी देश को एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ फुटबॉल मैच। इस चैप्टर को हम एक फुटबॉल मैच से शुरू करते हैं। तो अगर हम फुटबॉल मैच का एक एग्जांपल लें और देखें कि फुटबॉल मैच में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उसमें पैर से बॉल को मारते हैं और हाथ से कोई नहीं छूता। तो उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं कि हाथ से अगर कोई उस बॉल को छुएगा तो फाउल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि जिस तरह से गेम्स में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में रूल्स बने होते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो गेम चलता है। अगर रूल्स नहीं होंगे तो फिर फुटबॉल और क्रिकेट इन सब में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। कोई भी अपनी मर्ज़ी से कैसे भी खेल सकता है उस गेम को। तो किसी भी गेम को अच्छे से खेलने के लिए भी हमें कई सारे रूल्स की ज़रूरत होती है। उसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, क्रिकेट में भी कई सारे रूल्स होते हैं, तब एक अच्छे से गेम चल पाता है। तो इसी तरह से एक कंट्री को, एक देश को अच्छे से चलाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं की जो बुक है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, जिसमें हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून दिए गए हैं कि किस तरह से हमारा देश, हमारी संवैधानिक व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपने पहले इसमें पढ़ा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका एक मेजर रोल रहा है हमारे इंडिपेंडेंस में, जो फ्रीडम स्ट्रगल है। और उसने सबसे पहले डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? इसको संविधान सभा बोला जाता है। और इसका काम होता है, क्या काम था इसका? इसका काम था संविधान को बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? संविधान को बनाना। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी जिसमें इंडियन लोगों को रखा जाए। दिस वाज कन्वीन्ड इन दिसंबर 1946। और संविधान सभा 1946 में, दिसंबर 1946 में हमारी बन गई। और 1946 से लेकर 1949 तक उनकी कई सारी मीटिंग्स हुई, जिसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारा संविधान बना उसमें भी वो सारे आइडियल्स रखे गए जो उस समय के हमारे फ्रीडम फाइटर्स चाहते थे कि हमारा देश किस तरह का होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को हमारे संविधान में रखा गया है। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने बलिदान दे दिया, तो वो चाहते थे कि किस तरह का हमारा देश बने, तो वो सारी बातों को हमारे संविधान में रखा गया है और वही हमारे देश के ऊपर अप्लाई किया गया। वाई डज ए कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, कि एक किसी भी देश को एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि उसके लिए कई सारे, अगर हम देखें द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पजेज। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे पर्पज़ हैं जो हम देखेंगे एक एक करके कि किस लिए, कौन कौन से ऐसे पर्पज़ हैं जिसके लिए संविधान बनाया गया, जिसकी ज़रूरत होती है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकतर आमतौर पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होता है। अ कंट्री इज़ यूजली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट दे मे नॉट एग्री ऑन ऑल इशूज़। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं जो कई सारी बातों में समान होते हैं, लेकिन हर बात में वो, उनके जो विचार हैं वो एक जैसे नहीं होते। हर मुद्दे पर उनके विचार जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम पर्पस देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का।
It lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. तो इसमें वो सारे आदर्शों को सूत्रबद्ध किया गया है जो हम अपने देश को एक नागरिक के रूप में अपने देश को बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इसी तरह से जो देश के लोग हैं वो लोग सब लोगों ने किस तरह का देश सोचा था, उन सारे आदर्शों को इस संविधान में सूत्रबद्ध किया गया है, लिखा गया है। अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। और संविधान हमें बताता है कि हमारे जो समाज है उसका बेस क्या हो, उसका मूल क्या हो, उसकी मूल प्रकृति कैसी होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं कि हम इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा और उसको हम इस बड़े आसानी से चेंज नहीं कर सकते। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in country can agree upon on which country should be governed। तो एक संविधान में कई सारे नियम और कानून होते हैं जिनके ऊपर सभी लोग सहमत हो सकते हैं अपने देश को चलाने के लिए, कि हमारा देश किस तरह से चले, उसके ऊपर वो सारे नियम और कानून लिखे होते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव दैट कंट्री शुड अपहोल्ड। इसमें सिर्फ वही बातें नहीं हैं कि हमारी सरकार किस तरह की हो, बल्कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसके अंदर वो आइडियल्स, वो आदर्शों को संजोया गया है, उन विचारों को संजोया गया है जैसा कि हमारे लोग चाहते थे, जो संविधान बनाना चाहते थे, उनके जो आदर्श थे, फ्रीडम फाइटर्स, उन सब के जो आदर्श थे, उन सबको इस संविधान में रखा गया है, उन विचारों को, उन आदर्शों को। तो इसमें हम एक कंडीशन एक देखेंगे, नेपाल की सिचुएशन देखते हैं यहाँ पर। टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल जो एक देश है हमारा पड़ोसी देश, उसकी दो विरोधाभासी सिचुएशंस कंडीशंस को हम देखेंगे। कॉन्ट्रास्ट कंडीशंस हैं ये। जैसा कि हमें पता है इस समय नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पहले नेपाल एक मोनार्की वहाँ पर सिस्टम था, एक राजतंत्र था, राजा का रूल हुआ करता था, उसी के पास सारी पावर होती थी। इन द रिसेंट पास्ट नेपाल वाज अ मोनार्की। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल ऑफ 1990 रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग। जो 1990 में वहाँ पर एक हम कहें कि डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन उसमें भी जो पावर थी वो किंग के पास में ही ज़्यादातर थी। वो संविधान भी यही दिखाता था कि अधिकतर पावर जो होगी वो किंग के पास रहेगी। ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी। नेपाल में लोगों ने कई सालों तक आंदोलन किया, किस लिए? जिससे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो वो वहाँ पर क्यों लड़ रहे थे लोग? जिससे कि वहाँ से राजतंत्र ख़त्म करके लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को लाया जाए, डेमोक्रेसी स्टेबलाइज की जाए। They finally succeeded in putting an end to the powers of the king in 2006। 2006 में उन्होंने किंग से सारी पावर्स को छीन लिया। Now the people have to write a new constitution to stabilize Nepal as a democracy। और अब नेपाल के लोग जो थे वो एक नया संविधान वहाँ पर बनाना चाहते थे, जिससे कि उसको एक लोकतांत्रिक देश बनाया जा सके। They want Nepal to be a democratic country with all powers resting in the hands of the people। और वो चाहते थे कि नेपाल के लोगों के पास पावर आए। जैसे कि हमें पता है कि नेपाल में जो पावर थी वो किसके पास थी? वहाँ के किंग के पास। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर वो चाहते थे कि ये जो पावर है वो किसके पास आए? वहाँ के पीपल के पास, वहाँ के सिटीजन्स के पास, नागरिकों के पास आए। जैसा कि आमतौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वहाँ के
सिटीजन्स के पास, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके पास होती है। द रीज़न दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। इसका रीज़न क्या था कि वो पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को बदलकर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, क्योंकि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे आइडियल्स, वो आदर्श नहीं थे जिसके लिए ये लोग लड़े। ये जिन आदर्शों के लिए, जिन विचारों के लिए इन लोगों ने लड़ाई की, वो सारे आदर्श उस पुराने संविधान में नहीं थे। इसलिए इन्होंने नया संविधान बनाया जिसमें ये सारे विचार, आदर्श और जिस तरह का वो अपना कंट्री बनाना चाहते थे वो सारी चीज़ें उसमें रखी गईं। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूजर ए न्यू सोसाइटी। तो जो नेपाल था अब वो कैसा बन गया था, पहले वो मोनार्की सिस्टम था और अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया था, एक डेमोक्रेटिक वहाँ पर सरकार आ चुकी थी। तो वो अपने यहाँ के वो सारे रूल्स चेंज कर देना चाहता था पुराने वाले, और एक नया समाज बनाना चाहता था। सेकंड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने ये पहला पर्पस देख लिया इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो सारे आदर्श हैं, वो जो आइडियल्स हैं उनको रखा जाए संविधान में, किस तरह की हमारी सोसाइटी बने, वो सारी चीज़ें संविधान में रखी जाती हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी है। और सेकंड पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो सेकंड पर्पस में बताया गया है कि ये डिफ़ाइन क्या करता है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीति है, राजनीतिक तंत्र है, वो किस तरह का होगा, जो पॉलिटी है वो किस तरह की होगी, राज व्यवस्था कैसी होगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में किस तरह का सिस्टम बना हुआ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गवर्नमेंट बनती है पार्लियामेंट के थ्रू। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार किस तरह से बनेगी, किस तरह की होनी चाहिए, वो भी सब लिखा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर्स, और इसमें कंपोजिशन कौन कौन से लोग मिलकर क्या सरकार बनाएंगे और किस तरह से उनका पावर्स का डिवीज़न होगा, किसके पास कौन सी पावर्स रहेंगी, ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब हमने पढ़ा। तो ये सब तरह की पावर्स किसके पास कैसी पावर होनी चाहिए, ये सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और ये सब क्यों लिखा? जिससे कि किसी के साथ किसी तरह का कोई भी अन्याय ना हो। In a democratic society, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान में वो सारे नियम कानून लिखे हुए हैं जो कि हमें किससे बचाते हैं, संविधान के दुरुपयोग से। क्योंकि हमें पता है कि जो लीडर होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर हों या फिर मिनिस्टर्स हैं, उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, फिर भी वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ, इसलिए हमारा संविधान बना हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सकें। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे संविधान में जो राइट टू इक्वलिटी दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है, वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जिसको उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो हमारे नागरिक हैं सबके पास समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, और इस समानता के अधिकार को हमसे नहीं छीना जा सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि 7th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि का केस दिया गया, अंसारी कपल्स का, कि किस तरह से उनको कई सारी दिक्कतें हुई। जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित था और अंसारी कपल्स जो थे वो मुस्लिम्स थे, तो उनको किस तरह की समस्या हुई। तो उन सब से बचाने के लिए हमारे संविधान में ये कई सारी बातें लिखी हुई हैं जिससे कि सबको समान माना जाए, सबको बराबरी का अधिकार दिया जा सके, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people
और ग्रुप्स। और जो एक और महत्वपूर्ण बात हमारे संविधान में लिखी हुई है कि डोमिनेंट ग्रुप जो अधिकतर हम कहें कि मेजॉरिटी में है, किसी देश में जो ज़्यादा है तो डोमिनेंट तो वही होंगे, पावरफुल वही होंगे। तो हमारा संविधान इस चीज़ से भी बचाता है कि जो पावरफुल लोग हैं, और एक देश में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, ऐसे समुदाय के लोग होंगे जो कम पावरफुल होंगे, जो कम हैं तो हम कह सकते हैं वो कम पावरफुल होंगे, और जो मेजॉरिटी में हैं, ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो मेजॉरिटी है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे। तो हमारा संविधान इन चीज़ों से हमें बचाता है, वो इंश्योर करता है कि मेजॉरिटी अपने पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। हमारा संविधान इस चीज़ को इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी को उन सारी चीज़ों से अलग ना किया जाए जो मेजॉरिटी के पास हैं। ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी अपनी पावर्स का यूज़ करके माइनॉरिटीज़ को कोई भी रिसोर्सेज संसाधन ना दे, और जो खुद यूज वो कर रहे हैं। तो संविधान हमें उन चीज़ों से बचाता है, एक सेफ गार्ड की तरह हमारा संविधान, जो भले ही हम माइनॉरिटी हैं या फिर मेजॉरिटी हैं, लेकिन हमारे साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता। जैसा कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लास से। अगर क्लास में ही हम देखते हैं, अगर मॉनिटर के पास पावर होती है और वो अपनी पावर का मिसयूज करना चाहे, उसी तरह से एक एग्जांपल है ये कि अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करना चाहे, उसी तरह से हमारे देश में भी हो सकता है कि कोई लीडर अपनी पावर का मिसयूज करना चाहे, या कोई भी मिनिस्टर अपनी पावर का मिसयूज करना चाहे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन सबको रोकता है, वो उनकी पावर्स को मिसयूज नहीं करने देगा। थर्ड पर्पस देखते हैं। थर्ड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो तीसरा उद्देश्य क्या है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सर्व अस फ्रॉम आवर सेल्फ। अब ये देखने में और सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि हमारा संविधान हमको हमसे ही बचाता है। तो ये किस तरह से हो सकता है? जैसा कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सही नहीं है, और अगर हमारे यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाए तो सारे डिसीजंस जल्दी जल्दी लिए जा सकते हैं, और इस तरह का जो भी हमारे यहाँ पर अभी भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, अभी तो सोचने में अच्छा लग रहा है कि हाँ सारे डिसीजंस जल्दी जल्दी ले लिए जाएंगे, डिक्टेटरशिप होगी तो इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो अगर हम अपनी कंट्री में डिक्टेटरशिप ले आते हैं तो हमारे पास राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम नहीं रहेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि जितने भी कंट्रीज जहाँ पर डिक्टेटरशिप है वहाँ पर लोगों के पास समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ये हमें उन चीज़ों से बचाता है कि भले ही अगर हमारे मन में कभी ऐसा आता भी है कि हम अपनी कंट्री को एक ऐसा कंट्री बनाएं जहाँ पर मोनार्की सिस्टम या फिर डिक्टेटरशिप हो, तो हम वो नहीं कर सकते। The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that country believe in। तो हमारा संविधान उन सारे कार्यों से हमें बचाता है जो शायद हम करते, और जिससे हमारे जो कंट्री का सिद्धांत, जो जिन सिद्धांतों पर संविधान बना है वो ख़त्म हो जाता। तो उन सारी चीज़ों से हमारा संविधान हमको बचाता है। Our Constitution does not allow for easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizen and protect their freedom। तो हमारा जो संविधान है उसमें लोगों से उनके अधिकारों को छीनना, उनकी फ्रीडम को, उनकी स्वतंत्रता को छीनना आसान नहीं है। इसलिए हमारा संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है कि लोगों के पास उनके राइट्स, उनकी फ्रीडम रहे, इक्वालिटी हो, समानता रहे। तो बच्चों आपने देखे कि कौन कौन से पर्पस हैं जिसके कारण से संविधान बनाया गया, और किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत
क्यों होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, और इसके बाद जो वर्कशीट आपको दी जाएगी उसको करें। थैंक यू।